अच्छा, हमने कल डिस्कस किया था कि कंपोनेंट्स हम कैसे बना सकते हैं और उन कंपोनेंट को हम कैसे इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं। तो इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। मैंने क्लास 02 करके एक और बना दिया आज, जो है फोल्डर हमारी React.js की क्लासेस में। आज जो हम काम करेंगे, सबसे पहले हमने कल सोर्स के फोल्डर में app.js से काम करना शुरू किया था और हेडर और फोल्डर वाला कंपोनेंट बनाया था। हम करेंगे ये कि सोर्स के अंदर अब मज़ीद जो कोड है वो करना शुरू करेंगे। अब जो कंपोनेंट हम बनाएंगे ना, कंपोनेंट हम ऐसे सोर्स के फोल्डर में डायरेक्टली, देखो सारी फाइलें मिक्स हो रही हैं यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सोर्स में एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाएंगे, कंपोनेंट्स। इसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स बनेंगे। तो सोर्स के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स, और जो भी हम कंपोनेंट्स बनाएंगे वो सोर्स के फोल्डर में बनाएंगे। तो नॉर्मली कंपोनेंट्स के अंदर भी हम कंपोनेंट का फोल्डर बनाएंगे। जैसे हमने हेडर बनाना है तो हम हेडर का एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाएंगे, एक फुटर का बनाएंगे, सही है। और इसमें जो हमने रूट पे फाइलें बनाई थी हेडर वाली, वो हेडर के कंपोनेंट में मूव कर देते हैं, और फुटर वाली फाइल को फुटर के फोल्डर में मूव कर देते हैं। तो फुटर के फोल्डर, कंपोनेंट के फोल्डर में हमारे पास फुटर का फोल्डर, हेडर का फोल्डर, और भी अगर हम जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे वो सारे फोल्डर हम जो है वो कंपोनेंट्स के फोल्डर में ही बनाएंगे। जैसे हम अगर कंपोनेंट का एक कंपोनेंट के अंदर एक बटन का कंपोनेंट बनाएं तो हम इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे बटन का, उसके अंदर फाइल बनाएंगे button.js, और उसमें एक फंक्शन बनाएंगे बटन नाम से, और वो रिटर्न करेगा हाँ JSX। तो उसमें हम लिखेंगे बटन क्लिक मी। अच्छा, अब ये बटन डेफिनेटली हो सकता है कि हेडर में इस्तेमाल हमें करना पड़े, तो हम हेडर के कंपोनेंट में जाके कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बटन को, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बटन का नाम, फिर हेडर में आगे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट बटन फ्रॉम बटन। कंपोनेंट के अंदर नहीं जाने की ज़रूरत, क्योंकि हेडर भी कंपोनेंट के अंदर ही पड़ा है। तो 2 स्टेप पीछे जाएंगे, बटन का फोल्डर आ जाएगा, और 1 स्टेप आगे जाएंगे, बटन की फाइल आ जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर हम हेडर में यहाँ पे बटन को कॉल करने के लिए लेस देन ब्रैकेट, जिस तरह सेल क्लोजिंग टैग बनाते हैं, लेस देन ब्रैकेट बटन का नाम और फॉरवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन ब्रैकेट, ये काम जो है हम बटन के अंदर जो है वो परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा ये एक तो हमारा आइडिया हो गया कि हम बटन को किस तरह से बिल्ड करेंगे, बटन के कंपोनेंट को। अब बटन का कंपोनेंट हेडर में चल रहा है और ऐप के अंदर हेडर चल रहा है। तो टेक्निकली अब सबसे पहले हमारा app.js भी कहाँ पे चल रहा है, इंडेक्स में। तो इंडेक्स के बाद हमारा ऐप के अंदर हेडर चल रहा है, हेडर के अंदर बटन वर्क कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, लोकल होस्ट 3000 कंपाइल हो गया। तो अब ये जो क्लिक में ही आ रहा है ना, ये एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, हेडर के अंदर से आ रहा है। तो अब हेडर एक कंपोनेंट है, देन उसके अंदर हमने हेडर के नीचे हमने बटन कॉल कर दिया था, और उसके बाद हमने ऐप के अंदर हेडर कॉल कर दिया। तो ऐप जो है वो इंडेक्स में कॉल हो रही है। तो यानी हम एक कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बना सकते हैं जिस तरह की हमें ज़रूरत पेश आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हम अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ों के कंपोनेंट बनाएंगे। हर वो चीज़ जो रिपीट हो रही है, हर वो डिज़ाइन जो रिपीट हो रहा है। आप कोई भी सेक्शन देखें, कोई जैसे एक ही एप्लीकेशन में बहुत जगह पे बटन लगा होता है, तो बटन रिपीट हो रहा है तो बटन का कंपोनेंट होगा। कोई कार्ड है वो रिपीट हो रहा है तो उसका
कंपोनेंट होगा। और अगर कोई मतलब सर्विसेज के पेज के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज हम शो कर रहे हैं, अगर वो एक जैसी हैं तो उसका भी कंपोनेंट होगा। तो हर एक वो चीज़ जो रिपीट हो रही है उसका एक कंपोनेंट हम बनाएंगे। तो वो सारे के सारे कंपोनेंट्स बनेंगे कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर, यानी कि सोर्स के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर आएगा और कंपोनेंट्स के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स आएंगे, लाइक बटन, फुटर, हेडर या मल्टीपल जितने और भी कंपोनेंट्स आएंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट्स के फोल्डर में बनाएंगे। और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में, दूसरा तीसरे कंपोनेंट में यूज़ हो सकता है, और वो सारे कंपोनेंट का जो एंड रिजल्ट है वो हम app.js में चलाएंगे और app.js जो है वो index.js में काम करेगी। जो समझने वाली बात है कि हम कंपोनेंट को क्यों ऐसे फोल्डर्स में बना रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि एक एप्लीकेशन में हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, तो अगर हम उसकी ऐसे डायरेक्ट फाइलें बनाएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगी। तो हम क्या करते हैं, सोर्स के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाते हैं। अच्छा, इसको स्मॉल लेटर में रखना है। जितने भी फोल्डर हम क्रिएट करेंगे सारे के सारे फोल्डर React.js की एप्लीकेशन में वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, चाहे Next.js है, React.js है, जो भी React स्टैक में जो भी हम फोल्डर्स बनाते हैं हमेशा वो स्मॉल केस में ही बनाएंगे, कभी भी उसको बड़ा केस नहीं रखेंगे। अच्छा, अब ऐसी फाइलें जिनके अंदर React का कंपोनेंट है उनका नाम बड़ा रखेंगे। जैसे बटन के अंदर React का कंपोनेंट है ना, तो चूंकि बटन का पास्कल केस में रखना होता है, इसी तरह उसका नाम भी हम किस तरह रखेंगे, बड़े लेटर्स में ही डिफाइन करेंगे। तो हर वो चीज़, हर वो कंपोनेंट, हर वो फाइल जिसके अंदर React का कंपोनेंट है उसको हमने बड़े लेटर से शुरू करना है। जैसे बटन के अंदर React का कंपोनेंट है, फुटर के अंदर React का कंपोनेंट है, जिसको बड़े लेटर में रखा है। इसके अलावा अगर ऐसी फाइलें हम बनाएंगे जो प्योर जावास्क्रिप्ट की हैं, जिसमें React का कंपोनेंट नहीं है, उनको हम स्मॉल केस में डिफाइन करेंगे। जैसे हम कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं या कोई यूटिलिटी बनाते हैं या कोई फंक्शन लिखना है हमने, तो हम सोर्स में यूटिल्स करके फंक्शन बनाएंगे और इसमें एक में भी यूटिलिटीज बना रहे हैं, यूटिल्स डॉट में भी users.js। अब ये मैंने एक यूटिलिटी बनाई है users.js। अब इसको छोटा क्यों रखा है, क्योंकि इसमें React का कंपोनेंट नहीं है। हर वो फाइल जिसमें React का कंपोनेंट ना हो उसको हमने स्मॉल केस ही रखना है। फोल्डर तो सारे ही छोटे होंगे और फाइलें भी वो जिनमें React का कंपोनेंट है वो सिर्फ बड़ी केस में होंगी और बाकी सारी स्मॉल के। ये एक स्टैंडर्ड है। अगर हम ऐसा नहीं कर, मतलब इसको ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही करना है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है जो मार्केट में चलता है। अगर आप इस तरह से कोड करोगे तो हमारा कोड क्वालिटी वाइज अच्छा होगा। तो जब भी आप फोल्डर बनाएं आपने माइंड में रखना कि छोटा ही बनाना है, और जब भी हम फाइल बनाएं तो आपने दो चीज़ें जहन में रखनी है कि इस फाइल में React का कंपोनेंट है या नहीं। अगर है तो फाइल का नाम बड़ा रखना है, अगर नहीं है तो फाइल का नाम छोटा रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है जो आपने फॉलो करना है। इसको बोलते हैं नेमिंग कंसिस्टेंसी, कि आप जो नेम रख रहे हो वो कंसिस्टेंट है, आपको पता है कि आप ये नेम क्यों रख रहे हो। सही है, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि फाइल्स और फोल्डर के नाम बड़े छोटे किस तरह से हमने डिफाइन करने हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी है कि एक कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर नेस्टेड में कॉल हो सकते हैं। ये जितनी मर्जी नेस्टिंग में जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतना किए हैं। जैसे ऐप के अंदर हेडर कॉल हो रहा है, हेडर के अंदर बटन कॉल हो रहा है, बटन के अंदर कोई और कंपोनेंट कॉल हो सकता है, उसके अंदर कोई और कंपोनेंट कॉल हो सकता है, यानी कि एक दूसरे के ये चाइल्ड बन सकते हैं। तो जो इन सब का पेरेंट कंपोनेंट है वो कौन है, index.js। अब वहाँ से उसका चाइल्ड कौन है, app.js। app.js का चाइल्ड कौन सा कंपोनेंट है, हेडर। हेडर का चाइल्ड कौन है, बटन। तो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट और तीसरे कंपोनेंट ऐसे अंदर से अंदर हमारे कॉल हो सकते हैं, उसमें कोई भी चैलेंज नहीं है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी कंपोनेंट्स की हमने अंडरस्टैंडिंग बना ली। इसी तरह अगर हमने फॉर्म बनाना है, अब फॉर्म में इनपुट आपको पता है अक्सर रिपीट होती है, एक जैसी ही होती है, तो इनपुट का भी हम क्या बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे इनपुट के नाम से। अब उसके अंदर हम फाइल, चूंकि React का कंपोनेंट होगा तो फाइल का नाम क्या होगा, कैपिटल इनपुट होगा, और उसके अंदर फंक्शन होगा इनपुट और
इसमें ये रिटर्न करेगा JSX, और वो JSX क्या है, ठीक है। ये हमारा जो है वो एक सिंटैक्स बन गया कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इनपुट। अब इसको किसी भी कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे फुटर में हमने इनपुट लगानी है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे यूज़ इंपोर्ट कंपोनेंट का नाम इनपुट फ्रॉम, दो पीछे जाएंगे क्योंकि इनपुट वहाँ से लोड हो रहा है। और अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पता है कि हम एक से ज़्यादा कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर सकते ना, ऐसे एक फंक्शन या कंपोनेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट रिटर्न कर सकता है। ये हमने देखा था ना, ये तो नॉर्मल फंक्शन की भी डेफिनेशन यही है, क्या है कि एक फंक्शन एक से ज़्यादा पैरामीटर तो रिसीव कर सकता है लेकिन वैल्यू एक ही रिटर्न कर सकता है। लेकिन अभी कितनी हमने रिटर्न कर दी हैं, 2, H1 लैदा और इनपुट लैदा। अगर हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो ये एरर देगा। वो एरर ये है कि वो कह रहा है कि आप दो चीज़ें एट द सेम टाइम रिटर्न। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम इससे ऊपर क्या लगा दें, एक डिव लगा दें जो दोनों को रैप कर दे। अब ये इसकी पेरेंट डिव बन गई है, तो अब एक चीज़ रिटर्न हो रही है ना डिव, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, तो एक पेरेंट हो और उसके अंदर जितनी मर्जी चाइल्ड हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ तो एक ही रिटर्न हो रही है ना। तो जब अगर रिटर्न के सामने कोई पेरेंट एक नहीं है, 2 या 3 टैग रिटर्न करेंगे तो फिर एरर आएगा जो मैंने आपको दिखाया। तो अब आपका एरर ख़त्म हो गया और इनपुट भी हमारे पास शो हो गई। अच्छा, अब इसका एक और हल है। मैं कहता हूँ कि यार मैंने डिव नहीं लगानी और 2 टैग भी लगाने हैं, मतलब इनका कोई मैंने पेरेंट टैग नहीं बनाना। तो रिएक्ट के अंदर एक सिंटैक्स है, उसको कहते हैं फ्रेगमेंट। वो विदाउट हमारा कोई भी टैग होता है, यानी कि नॉर्मली तो टैग नेम से कोई चीज़ होती है ना। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने स्टार्टिंग लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट में कोई भी नाम नहीं लिखा। यहाँ पे हम डिव लिखा था ना, हमने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, और क्लोजिंग में भी कुछ नहीं लिखा। तो खाली टैग से शुरू किया, खाली टैग से क्लोज कर दिया। इसको रिएक्ट का फ्रेगमेंट बोलते हैं। फ्रेगमेंट मतलब जोड़ने वाली चीज़, ये 2 टैग को रैप कर देती है एक टैग में। लेकिन ये कोई लेयर नहीं, जैसे डिव ऐड होगी तो डिव तो अपनी एक लेयर ऐड करेगी ना, ये कोई लेयर नहीं ऐड करेगा, लेकिन ये दोनों का एक पेरेंट कंसीडर हो जाएगा। मतलब जब कोई हम टैग बनाते हैं उसके ऊपर पैडिंग चीज़ें इस तरह की चीज़ें लग जाती हैं ना, लेकिन ये तो कोई टैग ही नहीं है, इस पर तो कोई स्टाइल अप्लाई नहीं हो सकता। इसका सिर्फ काम क्या है, अगर आपने 2 चीज़ें रिटर्न करनी है और कोई आपने उसके ऊपर कोई पेरेंट टैग नहीं लगाना, कोई डिव या कोई स्पैन या ऐसा टैग नहीं लगाना, तो फिर वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, फ्रेगमेंट लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्ट फ्रेगमेंट। ये फ्रेगमेंट ऐसा खाली टैग जो 2 टैग के ऊपर पेरेंट बन जाता है लेकिन वो टैग नहीं होता। मतलब अगर आप यहाँ पे टैग लगाओगे डिव और डिव पे क्लोज करोगे तो आप देखना कि अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो हमारा, अगर आप तरीकाकार देखना ना फुटर के अंदर, तो ये एक डिव है, ये हेडर है, हेडर का टैग H1 है, ये एक डिव है जिसमें H1 आ रहा है और इनपुट आ रहा है, ऐसे ही है ना। अगर हम फ्रेगमेंट लगाएंगे फिर क्या होगा, मतलब ये ख़त्म कर दें और ये भी ख़त्म कर दें। अब देखो ये H1 के रूट पे आ रहा है, समझ आई या नहीं। अब ये डायरेक्ट चाइल्ड है किसका, इस डिव का। अगर हम डिव लगाएंगे तो डिव मुझे नजर आएगी, यहाँ पे आगे आ रही थी ना, हेलो वर्ल्ड के नीचे क्या आ रही थी, डिव आ रही थी। वो मैंने फ्रेगमेंट में चेंज कर दी तो अब वहां पे कोई डिव नहीं आ रही, लाइक उसके कोई पेरेंट टैग नहीं बना, लेकिन उसका जो हमारा मसला था वो भी सॉल्व हो गया। तो हम फ्रेगमेंट यूज कर सकते हैं अगर हमें 2 टैग रिटर्न करने और उनका कोई HTML वाला टैग पेरेंट नहीं बनाना था। अब एक्चुअली इसका पेरेंट ये वाला डिव है, और ये डिव अगर आप देखो हमने कहाँ पे लगाया था, फुटर को कहाँ किया था, ऐप, ये वाला डिव लगा हुआ है। अगर हम यहाँ से ये डिव भी खत्म कर देंगे तो इस पर भी एरर आएगा ना। क्यों आएगा, ज्यादा टैग रिटर्न नहीं हो सकते एक कंपोनेंट से, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इधर भी हम क्या लगा सकते हैं, फ्रेगमेंट। उसका फायदा क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा डिव आ रहा था वो
ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये देखो, ये एक्स्ट्रा जो डिव आ रहा था वो ख़त्म हो गया। अब ये सारा कुछ एक डिव में पड़ा है, और ये डिव कहाँ पे है जिसपे आईडी रूट लगी हुई है, ये इंडेक्स डॉट एच। अब मतलब ऐप में भी कोई डिव नहीं है। आप जाके इंडेक्स में देखेंगे तो उसमें भी कोई एक्स्ट्रा डिव नहीं है, ऐप का कंपोनेंट ही बस कॉल हो रहा है, तो कोई डिव नहीं है। तो ये फिर डिव कहाँ से आ रही है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में पब्लिक में हमने देखा था, ये एक एक्स्ट्रा खाली डिव है जिसमें सारी चीज़ें जाके बैठती हैं। अब जो जितने भी हमने टैग बनाए हैं, अगर हम फ्रेगमेंट यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि एक्स्ट्रा डिव्स नहीं आएंगी, वो सीधे का सीधा जाकर रूट वाली डिव का ही चाइल्ड बनेंगे हमारे टैग। समझ आ गई? अच्छा, अब ये हेडर के टैग के अंदर h1 और बटन 2 टैग आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने उनके ऊपर हेडर का टैग के अंदर ही हमने उसके टैग लगाए होंगे। हेडर में जाएंगे तो ये देखो हेडर का टैग हमने लगाया था। अगर ये ख़त्म करना है तो फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा, फिर इधर भी क्या लगाना पड़ेगा? फ्रेगमेंट लगाना पड़ेगा, फिर इसका भी एक्स्ट्रा जो टैग आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, और ये सारे के सारे डायरेक्ट चाइल्ड बन जाएंगे किसके? रूट के। सही। लेकिन ख़त्म करना कोई ऐसा वो नहीं है कि हम ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को सेंस देने के लिए कि इसका मतलब क्या बन रहा है। हम तो ज़्यादातर डिव से डिव लगाई जाते हैं, तो क्या नुकसान होता है? कुछ भी नहीं, खाली जितनी मर्जी डिव लगाई जाए उसका क्या नुकसान है? मतलब ऐसा नहीं है कोई बहुत गलत चीज़ है कि डिव लगा दी हमने। डिव्स यूज़ कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। वो इस पे मसला ये है कि इस पे मैं स्टाइल नहीं लगा सकता। अगर मैं डिव करूँगा तो बेहतर है ना, उस पर मैं स्टाइल कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर ये वो कंट्रोल आएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि खाली बनाना है, ये तो मैं बस आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर इधर डिव आ जाए तो उसका कोई मसला नहीं है। मतलब अगर ये डिव का चाइल्ड बन जाए तो कोई नुकसान तो नहीं है ना, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही है। उस पर स्टाइलिंग हो जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी। कुछ भी नहीं लगा सकते, वो खाली टैग है ना। जब टैग ही नहीं है तो स्टाइल तो किसी टैग पे लगता है ना, जब टैग ही नहीं है तो स्टाइल कैसे होगा? वहाँ कोई टैग नज़र आ रहा था नहीं, तो फिर स्टाइल किस पे अप्लाई होगा? इस वजह से तो कह रहा हूँ कि डिव लगा दें तो बेहतर है कि उस पर मैं फिर एट्रीब्यूट लगा के बाकी काम कर सकता हूँ। बटन पे भी लगा सकते हैं स्टाइलिंग है, लेकिन दोनों तीनों पे इकट्ठे भी तो करनी पड़ जाती है स्टाइलिंग है। 3-4 टैग हैं, उनके ऊपर उनका सबका एक बैकग्राउंड करना है, सबका लहदा बैकग्राउंड करेंगे। एक करना है तो उसके ऊपर कोई पेरेंट बनाएंगे ना, लगानी पड़ेगी। इतनी बात समझ आ गई? तो कंपोनेंट। अच्छा, एक और अब इंटरेस्टिंग पार्ट हम सीखेंगे, वो ये है कि हमारा ना, हमने जितने भी चीज़ें इंपोर्ट की हैं, ठीक है, या एक्सपोर्ट किए हैं, जैसे हम फूटर को डिस्कस करते हैं, हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया डिफ़ॉल्ट। ये जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर फाइल से एक चीज़ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकती है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होने का मतलब ये है कि जहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, वहाँ पे इसका नाम चेंज किया जा सकता है। जैसे मैं इसको कह दूँ ऐप फूटर, और इधर जो मैंने जिधर फूटर कॉल किया था उधर मैंने इसका नाम क्या रख दिया? ऐप फूटर। अब लेकिन ये ऐप फूटर नहीं है, ये कंपोनेंट, ये मैंने इधर इसका नाम चेंज किया, लेकिन इसके अंदर जाके देखें तो इस कंपोनेंट का नाम क्या है? फूटर। अगर हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया होगा तो इंपोर्ट करते हुए हम कंपोनेंट का नाम बदल सकते हैं। जो चीज़ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो उसको इंपोर्ट करते हुए उसका नाम बदला जा सकता है, ये रूल है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसका डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ख़त्म कर दूं, मैं इसी के साथ एक सिंपल एक्सपोर्ट लगा दूं, एक्सपोर्ट फंक्शन फूटर। अब मैं इसका डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट चेंज करूंगा ना, तो यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्या है? पढ़ो ज़रा इसको। वो ये कह रहा है कि जो आपने कंपोनेंट इंपोर्ट किया है वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, वो सिंपल एक्सपोर्ट है। जो सिंपल एक्सपोर्ट कंपोनेंट होता है वो आप इस तरह से उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। उसको इंपोर्ट करने का तरीका भी अलग है। उसका तरीका क्या है? आप इंपोर्ट के साथ लगाते हो करली ब्रेसिस, करली ब्रेसिस। अब इसके अंदर हमने लिखा ऐप फूटर। अब ये स्टिल एरर देगा। वो क्यों? वो कहेगा ऐप फूटर उसको फाउंड नहीं हो रहा, क्योंकि अब आप नाम चेंज नहीं कर सकते। तो उसका ओरिजिनल नाम क्या था? फूटर। तो आप फूटर के नाम से आप इंपोर्ट करके चला सकते हो, अब चलेगा। तो
इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ सिंपल एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के साथ डिफ़ॉल्ट नहीं लगा हुआ, मतलब जिधर फंक्शन है उस कीवर्ड के साथ ही आपने एक्सपोर्ट लगा दिया है, तो ऐसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हुए जिसको आपने डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट नहीं किया, उसको इंपोर्ट करते हुए एक तो इंपोर्ट के साथ कर्ली ब्रेसेस लगानी है, दूसरा उसका नाम भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चीज़ को डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट किया है तो उसको आप सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो, उसको आप सिंपल इंपोर्ट मतलब उसका नाम चेंज कर सकते हो इंपोर्ट करते हुए। लेकिन टेक्निकली हम नाम को चेंज नहीं करेंगे चाहे हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि नेमिंग कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, उससे हमें मसाइल पैदा होंगे। तो कभी भी इंपोर्ट करते हुए नाम को चेंज, अच्छा स्टैंडर्ड ये है, मैंने जैसे बताया ना फोल्डर सारे स्मॉल रखने हैं, ऐसी फाइलें जिनमें रिएक्ट के कंपोनेंट हैं उनको बड़ा रखना है, बाकियों को छोटा रखना है। इंपोर्ट करते हुए कभी नाम चेंज नहीं करना। लाइक आपके फाइल फोल्डर का नाम भी कंपोनेंट के नाम पे होना चाहिए, आपकी फाइल का नाम भी कंपोनेंट के नाम पे होना चाहिए, आपका कंपोनेंट का नाम भी कंपोनेंट के नाम पे होना चाहिए, और आप जहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो वो नाम भी वही होनी चाहिए। इसको कहते हैं नेमिंग कंसिस्टेंसी, कि नेम कंसिस्टेंट रखा हुआ है आपने। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप कंट्रोल पी करते हैं ना तो ये सर्च बार आती है, इसके अंदर आप अगर आपने नाम सही रखे होंगे ना कंपोनेंट के, तो आप फूटर करोगे तो आपके पास सारी सर्चेस परफॉर्म होंगी। अगर आपने गलत मलत नाम रखे हुए हैं तो फिर आपको ये सर्चेस के फीचर नहीं मिलेंगे। इस वजह से नाम को कंसिस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने कभी भी गलती नहीं करनी, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उस पर आपने जहन पे जोर डालना है कि फोल्डर का नाम कभी भी बड़ा नहीं बनाना, छोटा बनाना है। फाइल वो जिसमें रिएक्ट का कंपोनेंट है बड़ी बनानी है, बाकी छोटा। और अगर रिएक्ट का कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसके फोल्डर का नाम, उसकी फाइल का नाम, और जिधर इंपोर्ट कर रहे हैं जिधर उसका रख रहे हैं सब जगह एक नाम होगा। लाइक मैंने फूटर बनाया, हेडर बनाया, हेडर के नाम से ही फोल्डर का नाम होगा, हेडर के नाम से ही फाइल का नाम होगा, हेडर के नाम से ही इंपोर्ट करेंगे, इवन थो के डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, और हेडर के नाम से ही उसको कॉल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसिस्टेंसी फॉलो करना, सही है। तो ये सारी चीज़ें हम हेडर के नाम से अचीव कर लेंगे। अच्छा, अब आपको अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और सिंपल एक्सपोर्ट क्यों है, ये आपके माइंड में आ सकता है ना। ऐसा इसलिए है कि एक फाइल ना एक चीज़ को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकती है। इसकी वजह क्या है, वो एक को क्यों कर सकती है, क्योंकि इंपोर्ट करते हुए हम नाम चेंज कर सकते हैं ना। अगर एक से ज़्यादा होगी तो वो मैपिंग कैसे होगी, उसको पता कैसे लगेगा कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि हम एक फाइल में सिर्फ एक चीज़ ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन चाहे उसके अलावा जितने मर्जी चीज़ें हम सिंपल एक्सपोर्ट कर दें। जैसे मैंने फूटर बनाया है, यहाँ पे मैं एक और कंपोनेंट बना सकता हूँ एक फाइल में, उसका नाम मैं मे बी कोई और नाम उसका रख देते हैं, मे बी फूटर 2 रख दिया मैंने उसका नाम, सही है। अब मैंने इसका नाम क्या रख दिया, फूटर 2। अब ये भी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, यानी कि एक फाइल एक से ज़्यादा सिंपल एक्सपोर्ट कर सकती है। और जब मैंने इसका नाम फूटर 2 रखा है तो अब मैं फाइल में इंपोर्ट करते हुए मैंने सेम फाइल से इंपोर्ट करना है। तो ये करली ब्रेसेस भी देने का फ़ायदा ये था कि यहाँ पे मैं कॉमा डाल के फूटर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाली फूटर वाली फाइल कितने कंपोनेंट रिटर्न कर रही है, दो। कौन कौन सा, फूटर और फूटर 2। अब उनके नाम मैंने सेम रखे हैं, दोनों को चीज़ों को मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। अब इसको भी मैं कॉल कर सकता हूँ कैसे, फूटर 2 से। अब यहाँ पे आपको फूटर 2 भी नज़र आ रहा है, सही हो गया। तो इसका मतलब एक, अच्छा नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं हैं कि हम एक से ज़्यादा एक फाइल में एक ही कंपोनेंट बनाना है। देखो ना, हम बटन का फाइल बनाएं और उसमें इनपुट का कंपोनेंट बना दें तो वो सारे काम खराब हो जाएगा ना, वो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी। तो हमेशा एक फाइल में एक कंपोनेंट बनाना है, दो नहीं बनाना, सही है। लेकिन हम कुछ और चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये हमने एक वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है फूटर में भी, उसके अंदर मैंने कोई यूज़र नेम, ये एक वेरिएबल कांस्टेंट, उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, सही है। अब इंपोर्ट करते हुए मैंने क्या किया, ऐप में
अब मैं उस यूज़र नेम को इंपोर्ट कर सकता हूँ जो मैंने एक्सपोर्ट किया था, और इसको मैं यहाँ पे कंसोल में लगा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ से कंपोनेंट ही एक्सपोर्ट करोगे, आप कंपोनेंट के साथ कोई वेरिएबल एक्सपोर्ट कर दो, वो वेरिएबल आप कोई लूप, आप कोई एरे एक्सपोर्ट कर दो, आप कोई जेसन एक्सपोर्ट कर दो, जो भी आप एक्सपोर्ट करोगे वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब चूंकि मैंने यूज़र नाम से एक्सपोर्ट किया था, यूज़र नेम से एक्सपोर्ट किया था ना सिंपल वेरिएबल, और मैं इंपोर्ट भी किस नाम से करूँगा, और ये इसके इर्द गिर्द करली ब्रेसेस लगाने का फ़ायदा भी ये था। सिंपल एक्सपोर्ट में करली ब्रेसेस क्यों लगानी है, क्योंकि एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, तो इंपोर्ट एक से ज़्यादा करने हैं, तो फिर करली ब्रेसेस लगा के कॉमा सेपरेटेड इंपोर्ट करते जाएंगे। सही है, यहाँ तक अगर किसी को समझ ना आई हो। हमने एक वेरिएबल बनाया है फुटर के अंदर, उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया, उसको हम इंपोर्ट करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने कंसोल लगाया है, ये फुटर 2 अब चूँकि अवेलेबल नहीं है। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, कंसोल में देखूँगा तो मुझे वो नाम नज़र आ जाएगा। ऑल गुड। हाँ, तो उस केस में हम कंपोनेंट को डुप्लीकेट नहीं करेंगे, कंपोनेंट को एडजस्ट करेंगे CSS के थ्रू। वो मैं आपको अभी बताता हूँ ना कि हम कैसे करेंगे। सही है, अभी हम उस पर नहीं डिस्कस करें ना, अभी टाइम लगेगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ये है कि हम सिंपल एक्सपोर्ट करेंगे या डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करें। स्टैंडर्ड ये है कि नॉर्मली हम एक रिएक्ट के कंपोनेंट को, क्योंकि एक फाइल में एक से ज़्यादा हम फंक्शन, कंपोनेंट और भी चीज़ें बना सकते हैं, तो जो रिएक्ट का कंपोनेंट है ना उसको हम हमेशा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ही करते हैं। एक स्टैंडर्ड है। सही है, ताकि हमारा कोड यहाँ पे ना कंसिस्टेंट नज़र आए। जैसे हेडर इंपोर्ट किया ना, मुझे करली ब्रेसेस ना लगानी पड़े, इवन तो कि हम नाम सेम ही रखेंगे, लेकिन करली ब्रेसेस से बच सकते हैं, हम उसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर देंगे। तो जो रिएक्ट के कंपोनेंट हैं उनको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ही किया करेंगे। सही है, ताकि हम इंपोर्ट करते हुए हमें ये करली ब्रेसेस का सहारा ना लेना पड़े। तो आपको समझ आ गई कि सिंपल एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? किसी को कन्फ्यूजन हो गई? समझ आ गई? और एक कंपोनेंट जितना मर्जी नेस्टेड हो सकता है, ये भी पता लग गया। एक कंपोनेंट A में B कॉल सकते हैं, B में C कॉल सकते हैं, C में D से आगे चाहे Z तक चले जाएं, ऐसे कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर कॉल होंगे और हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अनलिमिटेड कंपोनेंट हम बना सकते हैं। आखिर वाला पहले वाले में भी हो सकता है। कोई भी कंपोनेंट, किसी का भी पेरेंट चाइल्ड, जैसे आप बटन वाला कंपोनेंट, अभी मैंने बटन वाले को किसका चाइल्ड बनाया है? हेडर का। आप चाहते हो कि यार वो इसका भी चाइल्ड हो, तो कैसे बनाएंगे? इधर इंपोर्ट कर देंगे, कॉल कर देंगे, बस क्या करेंगे, इंपोर्ट बटन, सॉरी हमने वो ग्लोबल एक्सपोर्ट किया था ना, उसको बटन में से इंपोर्ट कर देंगे, वो इधर भी आ जाएगा। ये देखो बटन एंड पे आ गया, फुटर के नीचे लगाया ना, फुटर के नीचे आ रहा है। अगर फुटर से ऊपर लगाएंगे तो H1 के नीचे आ जाएगा। तो एक कंपोनेंट जरूरी नहीं कि वो एक ही कंपोनेंट का चाइल्ड बन सकता है। यही तो मज़ा है कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग का, कि एक कंपोनेंट बना लिया, उसको जिधर जिधर ज़रूरत है उधर उधर। देखो बटन तो हेडर में हो सकता है, फुटर में हो सकता है, सेक्शन में हो सकता है, ब्लॉग पेज पे हो सकता है, कहीं पे भी बटन लगाना पड़ सकता है, जिधर मर्जी लगा दें। बटन एक कंपोनेंट है, वो जिधर भी लगाएंगे चलेगा। सही है? सर यहाँ पे डीप का कांसेप्ट वहाँ पे आएगा जहाँ पे चाइल्ड और पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन बना। इसके अलावा कुछ ऑल गुड? अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को मैंने मिस्टेकन नहीं, ग्लोबली का मतलब ये नहीं है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एंड सिंपल एक्सपोर्ट दो ही हैं। ग्लोबल मैंने बाय मिस्टेक वर्ड बोल दिया, कोई ग्लोबल एक्सपोर्ट नहीं होता, दो ही होते हैं, सिंपल एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, अब इतनी बात हमें समझ आ गई है।
अब हम इसमें कुछ देखेंगे चीज़ें और ऐड करना, जैसे एक कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट पकड़ लेते हैं, एक बटन कंपोनेंट है, इसकी डिज़ाइनिंग करनी है अगर, तो अब इसकी डिज़ाइनिंग के कितने तरीके हैं। अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि CSS को ना हम लैदा फाइल में ही लिखेंगे। तो जैसे बटन है ना, बटन के फोल्डर के अंदर ही हम एक और फाइल बनाएंगे button.css, उसका नाम छोटा ही रखेंगे क्योंकि ये इसके अंदर रिएक्ट का कंपोनेंट तो नहीं आएगा ना, सिर्फ फाइल का नाम उसका बड़ा रखना जिसमें रिएक्ट का कंपोनेंट आएगा। तो button.css, इसमें हम CSS लिख लेंगे एज यूजुअल, जैसे हम क्लास लगाते हैं वैसे क्लास लगा लेंगे। जैसे इस पर कोई क्लास लगा देते हैं, में BTN लगा दें, और उसके ऊपर हम उसका ना बैकग्राउंड कलर चेंज करके कर देते हैं aqua, ठीक है। अब ये वाली क्लास अफेक्ट तो नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि CSS को तो कहीं लगाया ही नहीं, तो अफेक्ट कैसे करेगी। अच्छा, अब इसको लगाना है तो कैसे लगाना है, button.js के अंदर, क्योंकि मैंने बटन, अब ये एक कंसेप्ट है कि हम CSS को किस लेवल पे इंपोर्ट करें। अगर हम किसी फाइल को इंपोर्ट करेंगे ना, किसी फाइल को इंपोर्ट करेंगे इंडेक्स में, तो आप समझना index.js में, तो आप समझना इसमें जो हमने फाइल एक्सपोर्ट की है, ये वाली CSS अवेलेबल होगी ऐप के अंदर भी, जो भी इसका चाइल्ड कंपोनेंट है ऐप, उसका भी जो चाइल्ड है, उसका भी जो चाइल्ड है, उसका भी जो चाइल्ड है, आखिर तक जाएगी। अगर आप रूट पे कोई CSS लगाओगे, वो सारी की सारी पूरी ऐप के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपने एक CSS यूज बनाई है फाइल, और वो सिर्फ आप बटन के कंपोनेंट में इंपोर्ट करोगे, तो वो ऐप में नहीं मिलेगी आपको, उसकी क्लास आपको इंडेक्स में नहीं मिलेगी, उसकी क्लास आपको फूटर में नहीं मिलेगी। अगर आपने एक CSS बनाई है और वो आपने app.js में लगाई है, उसको लिंक की है, CSS की फाइल को क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है ना। अगर आपने उसको app.js में लिंक कर दिया है, तो वो किस किस जगह पे अवेलेबल होगी, किस किस टैग पे लगा सकते हैं उसको, हेडर पे, उसके हेडर चाइल्ड पे, इस H1 पे भी लगा सकते हैं, इसके बटन टैग पे भी लगा सकते हैं, और इसके, अब अगर बटन में लगाया है तो फिर बटन में या इसके चाइल्ड में, तो इसका चाइल्ड तो कोई भी नहीं है, तो मैक्सिमम फिर उस CSS को कहां पे लगा सकते हैं, बटन के अंदर। समझ आइए या नहीं। अगर हम पेरेंट कंपोनेंट में लगाएंगे तो वो CSS पेरेंट में भी अवेलेबल होगी, और उसके, अगर आप चाइल्ड में CSS लिंक करोगे तो वो उसके पेरेंट में नहीं हो सकती, वो उसके और उसके चाइल्ड में हो सकती है। अब मैंने एक CSS लगा दी है, बनाई है button.css, अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम index.js में लिंक कर देते हैं। तो लिंक कैसे करते हैं ताकि हमें समझ आए ना, हमने चलो app.js में करते हैं ताकि इंडेक्स का तो रोल ही खत्म हो रहा। हमने क्या करना है, इंपोर्ट, लिंक करने के लिए भी हम इंपोर्ट करते हैं। CSS लिंक करने का तरीका क्या होता है, इंपोर्ट, आगे फाइल का नाम, इसमें फ्रॉम वगैरह नहीं आता। इसमें क्यों नहीं आता, क्योंकि इसका वेरिएबल, अगर लेट्स सपोज मैं बना लूं app CSS फ्रॉम CSS फाइल, तो इस वेरिएबल को मैं कहाँ यूज करूंगा, ये तो CSS है ना, ये तो खुद ही लिंक होती है, हमें थोड़ी, हम तो क्लास का नाम लिखते हैं, हम कोई वेरिएबल थोड़ी यूज करते हैं, तो इसलिए हमें वेरिएबल की जरूरत नहीं होती। CSS लिंक करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, नाम की होती है। तो हमने फाइल कहाँ पे बनाई है, कंपोनेंट के अंदर, बटन के अंदर button.css ये लगाई है ना, तो ये हमें आ गई। अब मैंने इसको फाइल में किस में जगह पे इंपोर्ट किया है, app.js में। अब ये कहाँ पे अवेलेबल होगा, app.js में भी और उसके चाइल्ड्स में भी। तो लेट्स सपोज अगर मैं H1 पे ये वाली क्लास डालूं, क्लास का नाम क्या है, BTN। अच्छा, एक और चीज है, HTML में हम जो क्लास बोलते थे ना, वो यहाँ पे आगे जावास्क्रिप्ट में होगा क्लास नेम। क्यों, वो इसलिए, आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में क्लास कीवर्ड पढ़ा था ना, वो क्यों यूज होता है, क्लास बनाने के लिए यूज होता है। तो अगर ये क्लास बनाने के लिए यूज होता है, तो ये क्लास को मैं CSS की क्लास के लिए नहीं यूज कर सकता ना, इसलिए उन्होंने जावास्क्रिप्ट में क्लास को बोलते हैं क्लास नेम।
तो जो HTML में हम क्लास देते थे ना एट्रीब्यूट, वो जावास्क्रिप्ट में उसका एट्रीब्यूट का नाम क्या है? आईडी का आईडी है, उसका कोई चेंज नहीं हुआ, वो आईडी आईडी होता है। जैसे मैं इसको हेडिंग बोल दूं, आईडी आईडी है, लेकिन सिर्फ क्लास को क्या कर दिया है? ऐसा क्यों किया है? क्योंकि क्लास एक जावास्क्रिप्ट का अपना कीवर्ड भी होता है। और अब ये जो हम HTML लिख रहे हैं वो किस में लिख रहे हैं? जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में क्लास का मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा कि ये HTML वाली क्लास है या जावास्क्रिप्ट वाली क्लास है। तो इसलिए उसने इसको चेंज करके क्या बोल दिया? क्लास नेम है, कैमल केस में एन बड़ा है इसमें, क्लास नेम। अच्छा, अब ये मैंने CSS लगाई है, आप देखो इसके ऊपर वो अप्लाई हो गई, होनी चाहिए थी ना। अच्छा, अब मैं इसके किसी चाइल्ड पे अप्लाई करता हूँ, जैसे हेडर पे ये H1 आ रहा है ना, ये वाला, इस पे नहीं है अप्लाई। अब हेडर वाले पे अप्लाई करनी है तो क्या लिखूं मैं? क्लास नेम और BTN, इस पे भी आ गया। अगर हम अब कंपोनेंट में चले जाएं और इसके ऊपर भी जाके क्या लिखें? क्लास नेम BTN, तो क्या होगा? इस दोनों जगह आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह सेम ही कंपोनेंट कॉल हो रहा है चाइल्ड में। अब लेकिन मसला ये है कि अगर हम इसको इंपोर्ट करते हैं, इसको लिंक करते हैं, ऐप से ख़त्म कर देते हैं। CSS कैसे लिंक करते थे, ये ख़त्म कर दी मैंने। तो अब मैंने जाके इसको कहाँ पे लिंक करना है? बटन के ऊपर। कैसे लिंक करते हैं? इंपोर्ट बस फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है? button.css। अच्छा, अब मैंने यहां पे इंपोर्ट किया ना, इससे क्या होगा? अब ये जो स्पेसिफिक CSS है ना, वो डिजाइन्ड है जस्ट फॉर बटन के लिए। अब वो उसको यूजफुल नहीं है कि हम उसको दूसरे कंपोनेंट्स के लिए CSS डिफाइन करें, इसीलिए हमने स्पेसिफिकली उसको कहाँ पे डिफाइन किया है? button.css पे। हाँ, अभी ये अप्लाई हो रही है, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी इसकी क्लास। उसकी वजह ये है कि हमने एक क्लास जो उसकी अप्लाई की है, ये कहाँ पे आ रहा है? अच्छा, इसमें क्या हुआ कि हमारे पास button.css में हमने बटन ऐड किया। अब इसका मतलब लॉजिक ये बन रही है कि ये इसके अंदर जितनी CSS होगी वो इस बटन के रिलेटेड CSS होगी। उन क्लासेस को हम रूट पे यूज़ नहीं करेंगे। सम टाइम जब हम थर्ड पार्टी यूज़ करेंगे कुछ लाइब्रेरीज, वो जब हम बिल्ड बनाते हैं ना, इसका प्रोडक्शन बिल्ड बनाते हैं, तो वो इन क्लासेस के साथ अपने साथ कैरेक्टर लगा देते हैं, कुछ यूनिक कैरेक्टर। वो इसलिए ताकि जो ये CSS उस जिस लेवल पे इंपोर्ट हुई है ना, वो उसी लेवल पे इस्तेमाल हो सके। उसके अंदर यूनिक कैरेक्टर्स वो कुछ इस तरह की ऐड करते हैं। लेकिन खैर अभी के लिए हमने उसको लिंक करने का तरीका जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ कि हमने बूटस्ट्रैप को अगर अपने इस प्रोजेक्ट में नॉर्मल CSS तो यूज़ करना मुझे आ गई है, अब बाकी के सिलेक्टर इस पे लग सकते हैं। जैसे हमने अगर app.js में चले जाते हैं, ऐप में, और उसमें जाके हम ये वाली क्लास ख़त्म कर देते हैं। अब मैंने आईडी लगाई है, तो अब मैंने app.css एक बनाई है, ये वाली, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ सारी CSS को। सही है। अभी एक फाइल app.css, वो app.js में इंपोर्ट होगी। सही है। तो इसका नाम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है, हम वो फॉलो करेंगे। अच्छा, अब app.css के अंदर हम CSS लगा देते हैं हेडिंग की। हेडिंग हमने बनाया था टैग, और उसके अंदर हम उसका कलर जो है रेड और फॉन्ट साइज वगैरह जो है वो हमने चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर मुझे इसको लिंक करना है तो कैसे लिंक करूँ?
इंपोर्ट कोलन ऐप डॉट CSS। अभी एक्सपोर्ट भी हमें करना पड़ता CSS की फाइल? नहीं, CSS की फाइल एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस डॉट ऐप डॉट मतलब जो भी इसमें लिखेंगे वो खुद ही लोड हो जाएगा। देखो CSS में एक्सपोर्ट कैसे लिख सकते हैं, वो तो CSS फाइल है, तो एक्सपोर्ट तो कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, तो अगर CSS में लिखेंगे तो वो एरर देने लग जाएगी। इनलाइन CSS हाँ, वो उस पर मैं आता हूँ कि और कौन कौन से तरीके हैं। ये वाला तरीका समझ में आ गया। अच्छा, अब आपको पता है कि बूटस्ट्रैप को अगर हमें प्रोजेक्ट में लिंक करना हो तो उसकी एक CSS फाइल होती है, अगर मैं उसको रूट पे कहीं लिंक कर दूं तो वो सारी जगह पे अवेलेबल हो जाएगी, फिर उसकी मैं क्लासेस इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। इसका मतलब बूटस्ट्रैप करनी हो, मटेरियलाइज CSS करनी हो, कोई भी सेटअप करना हो तो मैं आसानी से कर सकता हूँ ना। अच्छा, कैसे करेंगे वो? हम टर्मिनल में आएंगे, पहले वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, जैसे npm इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम, जैसे बूटस्ट्रैप। अच्छा, ये जैसे लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी मेरे पास यहाँ पैकेजेशन में लाइब्रेरी जो है वो आ जाएगी, जैसे आ गई है। इसका मतलब है कि ये नोड मॉड्यूल में पड़ी होगी, ऐसे ही है। अब इसको मुझे किस फाइल में लिंक कर देना चाहिए? ऐप में कर दूं या इंडेक्स में कर दूं? एक ही बात है, इंडेक्स सबसे एंड वाली फाइल है। तो अगर हम इंडेक्स में चले जाएं और यहाँ पे आगे इसकी CSS को लिंक करना चाहें तो कैसे करेंगे? इंपोर्ट फाइल का नाम। अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि अगर तो मेरी फाइलें मेरे प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी हैं, सोर्स के फोल्डर में या इस रूट के कहीं पे भी, तो हम हमेशा जाते हैं डॉट के साथ, आपको पता है ना, रिलेटिव पाथ। अच्छा, अगर तो मेरी फाइलें पड़ी हैं नोड मॉड्यूल, यानी कि अगर मैंने कोई चीज़ नोड मॉड्यूल में से एक्सेस करनी है तो फिर मैं ये $/ नहीं लगाऊंगा। अगर ऐसी लाइब्रेरीज जिनका कोड पड़ा है नोड मॉड्यूल में, उनके साथ आपने $/ नहीं लगाना। $/ का मतलब है कि मेरी फाइल, मेरा कोड जो मैंने लिखा है वो है। अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लाइब्रेरीज हम इसमें से भी यूज़ करेंगे ना। जैसे आपने देखा होगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, इसके साथ उसने फिर $/ नहीं लगाया। वो क्योंकि ये रिएक्ट कहाँ से इंपोर्ट हो रही है? नोड मॉड्यूल के रिएक्ट के फोल्डर में से। अगर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट बूटस्ट्रैप, इसका मतलब क्या है कि नोड मॉड्यूल में बूटस्ट्रैप का एक फोल्डर है, उसके अंदर डिस्ट का फोल्डर है, उसमें CSS का फोल्डर है, उसमें बूटस्ट्रैप min.css है। अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पे B के अंदर बूटस्ट्रैप में डिस्ट में CSS और उसमें फिर जाके बूटस्ट्रैप min. सही है। अगर आप min नहीं यूज करना है तो bootstrap.css भी होती है ना फाइल, वो यूज कर ले, लेकिन हमने min यूज कर लेते हैं। अब हमने इसके साथ अगर कोई चीज़ नोड मॉड्यूल में से इंपोर्ट करनी है तो $/ या $/ नहीं लगाएंगे। अब ये वाली चीज़ भी कहाँ से इंपोर्ट हुई? ये वाली लोकल फाइल, और ये नोड मॉड्यूल। अब हमने बूटस्ट्रैप लिंक कर ली है, लिंक हो गई ना हमारी से। अब बूटस्ट्रैप की कोई भी क्लास हम लगा सकते हैं ना। अच्छा, जैसा कि उसकी क्लास कौन सी लगेगी, ये बटन सारा इस तरह हो गया, उसकी कोई क्लास बताएं जो हम लगाएं अपनी किसी भी उस पे, या उसका बटन ही उठा लेते हैं, बूटस्ट्रैप हम बूटस्ट्रैप में से जाएंगे, उसके बटन में से सक्सेस वाला लगा दें। तो ये हमने बटन कॉपी कर लिया, तो इसको कॉपी करके हम कहाँ पे ले जाते हैं? अपनी बटन की फाइल में, और उसको हम रिप्लेस कर देते हैं उसके साथ, और यहाँ पे आएंगे। इसका मतलब CSS हमारी वो लिंक होगी। अब मैंने इसको मॉडिफाई करना है, इस बूटस्ट्रैप की CSS को, तो कैसे करूँगा? फिर लोकल फाइल, हम अपनी मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं? अपनी लोकल फाइल बना के। तो अपनी लोकल फाइल कहाँ पे बनाएंगे? कंपोनेंट में bootstrap.css में। तो यहाँ पे हम उसकी जो क्लास है, इस क्लास को क्या बना देंगे? क्लास नेम। उसकी क्लास ऐसे चलती जाएगी, स्पेस देके एंड पे अपनी क्लास, जैसे MyBTN। MyBTN को फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे उस क्लास को क्या करेंगे? कस्टमाइज कर लेंगे। जैसे उसका बैकग्राउंड कलर हम क्या कर दें, मे बी
एक्सवाई कर दे। अच्छा हुआ अप्लाई, क्या हुआ? अच्छा लिंक नहीं किया? नहीं लिंक तो कर दिया। bootstrap.css माई BTN बैकग्राउंड कलर आना चाहिए ना, इम्पोर्टेंट लगा के देखें। दोनों पे ही होगा क्योंकि बटन में लगा दिया ना, कंपोनेंट पे, एक कंपोनेंट पे किया ना डिजाइन। यही तो मजा है इसका रिएक्ट का। नहीं समझ आया? हाँ तो इसका भी हम तकनीक सीखेंगे ना, वो मैंने पढ़ाई नहीं है अभी आपको। लेकिन मसला ये है कि ये विदाउट इम्पोर्टेंट भी चलना नहीं चाहिए। पता नहीं फिर उन्होंने भी इम्पोर्टेंट लगाया होगा अपने कलर में, क्या चक्कर है। खैर वो देख लेंगे। लेकिन माई BTN, अब मुझे आप बताओ कि कोई ओल्ड लाइब्रेरी यूज़ करनी है CSS की, मटेरियलाइज CSS करनी है, तो फिर क्या करें? npm इंस्टॉल। अब डेफिनेटली उसका नाम अगर हमें नहीं आता तो हम क्या करेंगे? मटेरियलाइज CSS के पास चले जाएंगे, गेटिंग स्टार्टेड। तो यहाँ पे उसने npm की कमांड दी हुई है, इसको सिंपली हम क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे। ये इंस्टॉल होगी तो फिर उसको लिंक करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट मटेरियलाइज CSS, फिर dist css डॉट मटेरियलाइजमेंट डॉट CSS लिंक होगी। अब उसकी क्लास यूज करेंगे तो वो भी आ जाएगी। एक चीज़ आपने याद रखनी है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, एक प्रोजेक्ट में हम मैक्सिमम एक CSS लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात को आपको पहले कोई पता भी होगी ना, यानी कि एक प्रोजेक्ट के अंदर मैक्सिमम एक CSS लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। वो भी लगा सकते हैं, अगर CDN लगाना हो तो कहाँ पे लगाएंगे? index.html में है ना हमारे पास, तो इधर आगे इधर कॉपी कर देंगे, CDN लग जाएगा। फ़ॉन्ट वगैरह गूगल फ़ॉन्ट लगाने हैं तो वो इधर आगे उसका लगा देंगे ना फ़ॉन्ट, तो वो सारी ऐप में अवेलेबल हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो HTML में लगा देंगे उसको। अच्छा अब हमने थर्ड पार्टी CSS कैसे यूज़ करनी है और एग्जिस्टिंग CSS अपनी लोकल फाइलें उसको ओवरराइड करने के लिए कैसे इस्तेमाल करनी है वो सीख लिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि हम क्या करेंगे कि अगर हमने क्या करना हो, इनलाइन CSS करनी हो, तो हम app.js में जाके इस h1 पे इनलाइन CSS लगाना चाहते हैं। वो हम कैसे लगाएंगे? उसके लिए हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट था? स्टाइल का एट्रीब्यूट था। अब इसमें फ़र्क ये है, वहाँ पे हम लगाते थे ऐसे स्टाइल और आगे स्ट्रिंग में जो भी स्टाइल देना है वो, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं चलता। इसका यहाँ पे सिंटैक्स बदल जाता है। यहाँ पे हमें इनलाइन CSS देनी है तो स्टाइल के बाद शुरू होगी करली ब्रेसेस। वहाँ पे HTML में क्या था? स्टाइल का एट्रीब्यूट आगे हम स्ट्रिंग में कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते थे, लेकिन रिएक्ट के अंदर ऐसे नहीं होता। रिएक्ट में कैसे होता है? स्टाइल का एट्रीब्यूट आगे करली ब्रेसेस आ जाती हैं और करली ब्रेसेस के अंदर हम कोई भी CSS देनी है तो वो JSX के सिंटैक्स में आएगी। JSS जावास्क्रिप्ट स्टाइल शीट मैंने पढ़ाया था ना आपको। वो क्या था सिंटैक्स कि अगर तो है दो वाली कीज बैकग्राउंड कलर, CSS में बैकग्राउंड कलर क्या होता है? बैकग्राउंड हाइफन कलर ये होता है ना, और जावास्क्रिप्ट में हाइफन खत्म हो जाता है और C बड़ा हो जाता है, कैमल केस हो जाता है। अगर तीन वाली है, कोई तीन वाली प्रॉपर्टी बताओ, तीन नाम वाली प्रॉपर्टी, बॉर्डर, बॉटम, फिर स्टाइल, ऐसे था ना तीन वाली। अब ये इसका क्या बन जाएगी? JSS में हाइफन खत्म, B बड़ा और S बड़ा, ठीक है। तो अब हम इसको लगाएंगे तो ये ब्रैकेट्स लगानी है पहले, करली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम शुरू करेंगे एक और फिर करली ब्रेसेस, एक करली ब्रेसेस के अंदर एक और करली ब्रेसेस,
हैं, उसके अंदर फिर आप JSS लिख सकते हैं। जैसे हम इसका लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर कोलन रेड। तो अगर हम जाएंगे तो वन रेड सेव नहीं हुई थी फाइल, सेव तो हो गई है। बैकग्राउंड कलर इनलाइन CSS की ज़रूरत पड़ती है, वो इसलिए इनलाइन CSS पे ना लॉजिक्स लगाना आसान है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि एक्सटर्नल CSS तो CSS में लिखी है, तो ये अब चूँकि जावास्क्रिप्ट में लिखी है। अब आप कहते हो यार मैंने ना ग्रीन या रेड या कलर मैंने ऊपर एक वेरिएबल बना के उसको यूज़ करना है, तो हम वेरिएबल बना सकते हैं ना। कैसे? जैसे मैं बनाऊँ वेरिएबल, चलो फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल बना दूँ, लेट कलर नेम या BG कलर इक्वल टू मे बी येलो। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं ये वाला कलर जो है ना वो इस जगह पे पास कर दूं इसकी वैल्यू पे, तो मैं इसकी वैल्यू को ये ऑब्जेक्ट ही है ना, की पेयर वैल्यूज ही हैं, तो इसकी जगह में मैं इसकी वैल्यू को BG कलर दे दूंगा, तो अब यहाँ पे येलो आने लग जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका कलर चेंज करके रेड करोगे तो रेड हो जाएगा, ग्रीन करोगे तो ग्रीन हो जाएगा। समझ रहे हो? अब इस पे आप कंडीशन लगा सकते हो कि अगर अगर जो है वो कुछ कोई कंडीशन बताओ, नहीं रैंडम है या नहीं, उसको लगाते हैं हम कि अगर मैथ डॉट रैंडम कर लेते हैं, मैथ डॉट रैंडम वो क्या करता है, रैंडम कलर दे देता है, और अगर 0 से बड़ा है तो आप उसको क्या करो, अगर तो 0 से बड़ा है तो आप उसको ये कर दो कि अगर तो 0 से बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, लेट BG कलर को टॉप पे रख देते हैं। अगर 0 से बड़ा रैंडम कलर आता है तो BG कलर हम चेंज करके रेड कर देंगे, और एल्स के अंदर BG कलर को चेंज करके ब्लू कर देंगे। तो अब कभी रेड आ रहा है, रैंडम आ रहा है ना, करा सकते हैं। किसको कराएं? कंसोल डॉट लॉग BG कलर हो गया। कंसोल में जाके देख लो। हाँ मतलब हाँ, उसके ऊपर हमने अभी इसके लिए कंसेप्ट सीखना है, इसलिए मैं थोड़ा लेकर उसको देखते हैं। तो यहाँ तक, और इसमें कोई कन्फ्यूजन पॉइंट है? ऑल गुड। अच्छा, अब हम आगे चलें, किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? इनलाइन CSS कैसे लगानी है समझ आ गई? अब एक दफ़ा फूटर पे लगा देते हैं। ये H1 लगा हुआ है, इधर मुझे इनलाइन CSS लगवाओ। कैसे लगाऊं? स्टाइल, फिर दोबारा कर ली ब्रेसिस, फिर कोई और कोई चीज़ अप्लाई कराओ। फॉन्ट साइज, फिर कितना दे दें? वो 32 तो ऑलरेडी होता है, वो 50 पिक्सल। अच्छा, अब ये ना जो इंटीजर वैल्यू हैं उनको px लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 50 इसका मतलब पिक्सल ही है बाय डिफ़ॉल्ट, खुद से दे सकते हैं। फिर इसको स्ट्रिंग बनाएंगे, मतलब स्ट्रिंग, फिर आगे यहाँ पे परसेंटेज। तो अगर स्ट्रिंग नहीं बनाना तो 50 का मतलब है पिक्सल। क्या
नहीं, वो सिर्फ JSS में कंसेप्ट है। CSS में लगाना है पिक्सल, CSS में तो CSS ही चलेगी ना, ये तो JSS है इसलिए। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी है हमारे पास, मे बी क्या था वो, कैपिटलाइज करने वाली क्या थी, नहीं वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सर एक्सटर्नल सीएसएस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, उसका क्या था आंसर, अपर केस, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यानी कि हर प्रॉपर्टी CSS में हम अगर लगाते तो इसको ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे, तो बस उसको हमने चेंज करके इस सिंटैक्स में कर दिया, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। और ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, की पे अगर एक से ज़्यादा लगानी है फिर कॉमा, ऑब्जेक्ट है ना, फिर दूसरी प्रॉपर्टी जैसे मे बी बॉर्डर, रेडियस, और उसको हम क्या दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड, क्या होता है, सॉरी ये तो सिर्फ वो होगा ना, रेडियस है ना, ऐसे करेंगे, कलर वगैरह सेट करेंगे तो वो चल जाएगा। मतलब कॉमा सेपरेटेड आप जितनी भी चाहें CSS लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आपको मैंने बता दिया एक्सटर्नल CSS कैसे लगानी है, एक्सटर्नल कैसे लगानी है, इनलाइन कैसे लगानी है, थर्ड पार्टी कैसे लगानी है, बूटस्ट्रैप वगैरह की या मटेरियल एनालिसिस की, वो चीज़ें समझ आ गई। अब CSS के अंदर और क्या चीज़ हो सकती है, CSS में होता है हमारे पास, और फ़ॉन्ट वगैरह अप्लाई करना है अगर, उसका आपको पता है CSS में आप भी इंपोर्ट कर सकते हो और उसका CDN भी लगा सकते हो। अगर CDN लगाना है तो फिर वो index.html पब्लिक के अंदर जो index.html है उसमें जो हेड है उसमें लगा देंगे, अगर CDN लगाना है कोई भी। वो तो करें, स्ट्रिंग में होगा ना, जब भी नंबर में उसको कैसे पता लगेगा कि आपने रैम दे रहे हो, टू मतलब पिक्सल, 2 पिक्सल, अगर आपने कुछ भी रैम वगैरह देना है तो फिर ये 2 रैम। अच्छा, अब ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। इसके अलावा हमारे पास पिक्चर कैसे लगाते हैं रिएक्ट में, इसका भी चेंज है हमारे यहाँ पे, रिएक्ट में चेंज है पिक्चर यूज़ करने का स्टाइल भी। वो कैसे लगाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, नॉर्मली सोर्स के अंदर आके एक नया फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं एसेट्स। सोर्स में एक नया फोल्डर बनाते हैं, नेम क्या रखते हैं, एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर आगे हम अपनी पिक्चर्स सेव करेंगे, तो कोई भी पिक्चर हम ले लेते हैं, तो यहाँ से सेव इमेज, और वो हम ले जाएंगे टीचिंग में, कौन सा था, रिएक्ट में, और क्लास 2 में, सोर्स में, एसेट में सेव कर देंगे पिक्चर। सेव हो गई। अब इसको यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, इसका ये नाम है काफ़ी बड़ा सारा, तो इसको हम चेंज करके, पता नहीं किस एक्सटेंशन वाली फाइल है ये, तो इसको हम कर देंगे मे बी फर्स्ट PNG। चल जाएगी, चल रही है, तो अनसप्लाई से ये मेरे पास आके चलने लगी। अब मैं इसका ये करूँगा हल के, ये तो आ गए मेरे पास इमेज, एसेट के अंदर इमेज आ गए। अब मैंने इसको यूज़ कैसे करना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब कहाँ पे यूज़ करना है, app.js में कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिधर यूज़ करना है उधर क्या लगाएंगे हम, img का टैग लगाएंगे ना, img के टैग में ही लगती है ना इमेज। अच्छा, अब ये तो सारा img का टैग इसी तरह चलेगा, लेकिन ये जो सोर्स था ना इसका, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये कैसे देना है। तो इसको देने के लिए पहले हम इमेज को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट इमेज का नाम रखते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ मे बी
फर्स्ट इमेज या कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं, मैंने फर्स्ट इमेज रख दिया। और इंपोर्ट फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करनी है, एसेट से और फर्स्ट डॉट png। अब इसको मैं आके यहाँ पे सोर्स के अंदर करली ब्रेसिस इमेज का नाम जैसे करूँगा, यहाँ पे आऊँगा तो ये बहुत बड़ी सारी मेरे पास इमेज आ गई है। इसको छोटा करना है तो स्टाइल और फिर विड्थ मे बी 30 पिक्सल, छोटा हो गया, मे बी 200 पिक्सल, सही है। तो इमेज लगाने का स्टाइल समझ में आया कैसे लगाते हैं। इमेज को एसेट में सेव करना है, उसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करके इमेज का नाम रखना है, फ्रॉम फाइल का नाम देना है, और वो जो इमेज का नाम रखा है वो सोर्स के अंदर आने के बाद करली ब्रेसेस लगा के उधर उसका नाम पुट कर देना है। स्टाइल आप उसको करना है जो वो चाहे इनलाइन कर लो या एक्सटर्नल कर लो, तो बेहतर हम एक्सटर्नल ही करेंगे, इनलाइन कम से कम करेंगे जिधर हमें ज़रूरत होगी, बिला वजह इनलाइन स्टाइल नहीं करेंगे। तो ये इमेज का टैग कैसे लगाना है ये भी आपको समझ आ गया। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, इमेज भी हमने सीख लिया लगाना है, डायरेक्ट पाथ चल जाता है, फिर हमें उस इमेज को पब्लिक में रखना है, लेकिन हम उसको कम यूज़ करेंगे, ज़्यादा हम ऐसे इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे। एक और तरीका भी होता है कि हम यहाँ पे रिक्वायर कर सकते हैं इमेज को डायरेक्टली, लाइक आप यहाँ से रिक्वायर लिखोगे एसेट और इमेज का नाम, तो अभी भी ये चलेगा। ये वाला सिंटेक्स यूज़ कर लें, इंपोर्ट वाला या रिक्वायर वाला कर लें, दोनों एक ही बात है। रिक्वायर के लिए इंपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है, रिक्वायर और आगे ये एक फंक्शन है, उसके पैरामीटर में पाथ देते। तो मैं आपको ये भी कॉपी कर देता हूँ और इसको रिवर्ट कर देता हूँ जो पहले लगा हुआ था इधर, ये और ये भी मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। जी ठीक है, थोड़ा सा 10 मिनट। अच्छा, अब ये भी चीज़ समझ में आ गई कि मुझे रिक्वायर भी चल जाएगा, और अब दो पिक्चरें आ रही हैं साथ साथ लगी हुई ना, या इसके अंदर हम कोई BR लगा दें। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, HTML में ना एक किसी टैग को क्लोज किए बगैर भी काम चल जाता था, ऐसे ही है ना। 10 मिनट बस। तो हमने क्या किया कि हमने BR टैग लगाया तो ये क्रैश कर गई एप्लीकेशन। वो क्यों? HTML में विदाउट क्लोज किए टैग काम चल जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं चलता। मतलब टैग को क्लोज करना ज़रूरी है, ऐसे ये नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। तो ये क्लोज किया है तो साथ ही चल गई, या ऊपर नीचे आ रही है इमेज। तो दो तरीके से इमेज लगती थी, दोनों तरीके से मैंने आपको चला के दिखा दिया। एक और तीसरा तरीका भी होता है, वो क्या होता है, जैसे पब्लिक इमेज मेरे पास ये लोगो पड़ी है ना, यहाँ पे logo.png पब्लिक में पड़ी है। अगर आप कोई पब्लिक में फ़ोटो रखते हो तो वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं इस H1 के नीचे इसको यूज़ करता हूँ, तो img का टैग लगाएंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज नहीं करेंगे तो एरर देगा, हमें पता है ना उसका, ये मतलब क्लोज करना लाजमी है इसमें। सोर्स, अब आपको ना रिक्वायर यूज़ करना है ना कुछ यूज़ करना है, आप फॉरवर्ड स्लैश और सीधा फोल्डर, पब्लिक के फोल्डर से इमेज एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से इमेज का नाम बात समझ आई या नहीं, कि 3 तरीके हैं इमेज को एक्सपोर्ट लगाने के। ये वैसे ही है ना जैसे हमने पहले करते होते थे, बस पहले हम पाथ देते होते थे। अब यहाँ पे डॉट नहीं लगाना आपने। इस फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि ये हमेशा पब्लिक से जाके ढूंढेगा। अगर आपने पुराने तरीके से चलना है तो फिर पब्लिक में एसेट का फोल्डर बना लें, वो भी चल जाएगा।
या फिर आप इस तरह से फाइल इमेज को इंपोर्ट करके यूज़ करें। तीसरा तरीका है आप रिक्वायर करके यूज़ करें। तो 3 तरीके से इमेज लग सकती है, रिक्वायर करने से, इमेज को इंपोर्ट करने से और पब्लिक के फोल्डर में डायरेक्ट पाथ देने से। पब्लिक के फोल्डर में डायरेक्ट पाथ देना है तो आपने यहाँ पे डॉट नहीं लगाना, मतलब यहाँ पे डॉट नहीं लगाना, डॉट लगाओगे फिर नहीं शो होगी, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाना, सही है। इंटरनेट का लिंक देना तो डायरेक्ट वो तो डायरेक्ट लिंक ही देना है। जैसे कोई भी यहाँ से इसका लिंक मिल जाता है, किधर से, ये वाला कॉपी इमेज एड्रेस, ये है ना इसका एड्रेस जिस पे ये इमेज लोड होगी, ये आ रही है, ठीक है। अब ये देनी है तो अब डायरेक्टली आप यहाँ पे इमेज का टैग सोर्स और यहाँ पे आके आप इमेज का पाथ दे दोगे, वो इमेज लोड बहुत बढ़िया आ रही है। तो स्टाइल और उसमें विड्थ को 200 पिक्सल कर देते हैं, ये आ गया। अब एक इस तरह से हम दे सकते हैं, एक और तरीका भी है इसको हमें इमेज का सेट करने के लिए, वो URI वाला तरीका है, उस तरह भी सेट कर देते हैं, बट अभी के लिए यही है। इंटरनेट वाला लगाना है तो सीधा URL, पब्लिक वाला लगाना है तो फॉरवर्ड स्लैश और इमेज का नाम, अगर रिक्वायर वाला तरीका और इंपोर्ट करके तरीका, ये सारे तरीक़ों से इमेज लग सकती है। उसके अलावा और हम आगे देखेंगे, इमेजेस भी हमारी लग गई और वो सारी चीज़ें। तो अब हम अपना कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं ना। तो अब आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आपने अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, रिएक्ट के अंदर डिज़ाइन करनी है। उसमें आपने कंपोनेंट बनाने हैं, हेडर, फुटर, बायो पेज, प्रोजेक्ट्स पेज, पोर्टफोलियो पेज। पता है ना कि पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है, अपनी जो CV होती है उसको बनाना है। तो CV जैसी बनानी है, लेकिन हेडर का भी कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट, जो भी कोड रिपीट हो रहा है वो कंपोनेंट बनाना है। समझ आ गई आपको? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हमने ये भी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब उसके अलावा आगे भी हम चीज़ें आगे भी पढ़ लें, गेड़ी कराई जाएँ उनको, पढ़ी जाएँ, वो टाइम हमारा बहुत ज़ाया करते हैं ना। अब आगे रोला डाल रहे हैं तो हैं, मौका मिल रहा है, पढ़ी जाएँ, क्या ख्याल है? अच्छा, आगे हमने इमेजेस भी लगाना सीख लिया, स्टाइल भी लगाना सीख लिया। अब वो उस पर आ जाते हैं, एक और कंसेप्ट सीख लेते हैं, लगे हाथ काम कर रहे हैं। तो अब जैसे आपने बोला था कि हमने बटन को स्टाइल दिया, इस बटन को भी लग गया और इस बटन को भी लग गया। अब या तो 2 बटन के कंपोनेंट बनाएं, जो कि काम तरीका का ठीक नहीं है। अब रिएक्ट हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट देता है कि हर पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड को कुछ डाटा पास कर सकता है। हर पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड को कुछ डाटा पास कर सकता है, उसको हम प्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉप्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉप्स बोलते हैं। अच्छा, वो डाटा हम कैसे पास कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो हम क्या करेंगे कि एक हर पेरेंट कंपोनेंट, तो सबसे बड़ा पेरेंट कौन है? index.js। वो किसको डाटा दे सकता है? क्योंकि उसका तो चाइल्ड app.js है। अब app.js किस किस को डाटा दे सकता है? हेडर को, बटन को और फुटर को, क्योंकि इसके 3 चाइल्ड हैं। और फुटर किसको डाटा दे सकता है? इनपुट को, क्योंकि इसमें इनपुट कॉल किया ना। हेडर किसको डाटा दे सकता है? हर पेरेंट चाइल्ड को दे सकता है, चाइल्ड पेरेंट को नहीं दे सकता। हमेशा पेरेंट चाइल्ड को डाटा जो है वो पास कर सकता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉप्स। क्या बोलते हैं? तो हम क्या करते हैं, हम एक डाटा पास करते हैं app.js से फुटर को। तो डाटा देने के लिए क्या होता है, आपने एट्रीब्यूट का सिंटैक्स सीखा था ना। एट्रीब्यूट कैसे लगा, ये भी एक टैग ही है ना। इसकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज करनी है तो क्या लगाएं?
एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट कैसे लगाते हैं? एट्रीब्यूट का नाम, उसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, मे बी उसका क्या नाम रखें, डाटा रख देते हैं, इक्वल टू और उसकी वैल्यू। तो वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, तो एनी डाटा। समझ आ गई आपको? ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे नहीं बना जैसे एट्रीब्यूट बनाते हैं। अब ये जो डाटा की है और उसके एनी डाटा जो उसकी वैल्यू है, ये किसको चली गई है? फूटर को। अब फूटर इसको रिसीव कैसे करे? अच्छा, फूटर का जो ये पैरामीटर है ना, इसके अंदर पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं ना फूटर। इसके अंदर इसको एक पैरामीटर मिलता है प्रोप्स। क्या मिलता है? प्रोप्स। वो मतलब जरूरी नहीं प्रोप रखना है, आप उसको ABC कुछ भी रख सकते हैं। मैंने प्रोप्स रख दिया नाम उसके, क्योंकि प्रोप ही रिसीव हो रहे हैं। अब इस प्रोप को मैं अगर लॉग करवाऊंगा ना यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, तो मुझे सारे के सारे प्रोप जो भी इसको आ रहे हैं वो अभी के लिए एक ही प्रोप आ रहा है, वो क्या है? डाटा की। तो अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो यहां पे प्रोप्स आ रहा है, ऑब्जेक्ट उसमें क्या आ रहा है? डाटा, एनी डाटा। समझ आई या नहीं? अब अगर मुझे दो इसको भेजने हैं, फिर क्या करूं मैं? एक और मतलब एट्रीब्यूट स्पेस डाल के होते हैं, कॉमा लगा के नहीं बनाते, एट्रीब्यूट लगा रहे हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे? एट्रीब्यूट कोई और बना लेते हैं, जैसे हम उसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, BG इक्वल टू रेड। ये भी अब एक मैंने की बना दी ना BG, और उसकी वैल्यू क्या है? रेड। अब ये भी फूटर को चली जाए। अब फूटर को कितनी प्रॉप्स आ रही हैं? 2। कौन कौन सी? BG और डाटा। अब एक और भी भेज सकते हो, क्या? मे बी कलर कर लें, इक्वल टू। अब इसको कितनी प्रॉपर्टी चली गई? 3। कलर, BG और डाटा। समझ रहे हो? और भी कुछ चीजें हम भेज सकते हैं। कोई वेरिएबल कोई बनाया है, कोई यूजर नेम भेजना चाहे, यूजर नेम भेज दें। यूजर नेम का एट्रीब्यूट इक्वल टू यूजर नेम, वो भी आ जाएगा। जो भी भेजेंगे एट्रीब्यूट के सिंटेक्स में वो पहुंच जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रॉप। और ये सिर्फ हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड हो सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो हम जहां ये कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं वहां से भेज रहे हैं इसको। समझ आ गई या नहीं आई? ठीक है। अब यही सेम प्रॉप आगे भी भेज सकता है एक कंपोनेंट। जैसे फूटर ने रिसीव की प्रॉप सारी, अब इसने यूजर नेम आगे इनपुट को देना है, तो इनपुट के अंदर जाके फिर यूजर नेम इक्वल टू इसकी जो वैल्यू है वो इसको डायनामिक कर देगा, और वो क्या है? प्रॉप्स डॉट यूजर नेम। पीछे से जो प्रॉप आ रही है वो उसने आगे अपने चाइल्ड को भेज दी। अब इनपुट के पास भी क्या आएगा? प्रॉप्स। लेकिन उसके पास कितनी प्रॉप्स होंगी? एक ही होगी, और वो कौन सी होगी? यूजर नेम। क्यों? क्योंकि उसने एक ही प्रॉप आगे भेजी है ना इनपुट को, फूटर ने। और उसकी जो वैल्यू है हार्ड कोड नहीं हमने की, वो कहां से ली है? जो उसके प्रॉप में, लाइक उसके पेरेंट ने उसको दी वैल्यू, उसने आगे भेज दी, वो आगे भेज सकता है। यानी कि वो आगे 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 ऐसे डाटा ट्रांसमिट हो सकता है जितना मर्जी करना चाहे। कि पेरेंट ने चाइल्ड को दी, चाइल्ड ने आगे चाइल्ड को, चाइल्ड ने उससे आगे चाइल्ड को, ऐसे करना है। यानी कि अगर हमारे पास A to Z पेरेंट चाइल्ड हों, तो A ने Z को डाटा देना है, तो हमें कितनी दफा प्रॉप पास करने पड़ेंगे? 26 दफा। मतलब A पास करेगा B को, B पास करेगा C को, C करेगा D को, आगे 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 फिर Z तक पहुंचेगा। अगर Z जो है वो उससे पीछे पीछे X Y Z इस तरह उसके चाइल्ड हैं, मतलब A का चाइल्ड डायरेक्ट चाइल्ड B है, B का डायरेक्ट चाइल्ड C है, तो अब वो A सिर्फ B को ही डाटा दे सकता है, B C को ही दे सकता है, C D को दे सकता है। ऐसे चलते चलते वो Z तक पहुंच जाएंगे। अगर डायरेक्ट देना है वो कोई तरीका नहीं, वो ऐसे ही देना है, प्रोब से जाएगा। उसके आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी के लिए प्रोब से ही जाएगा। सही है? इतनी बात समझ आ गई। अब हमने करना है जी बटन। बटन का कोई दड़म तख्ता करना है, इसका कोई चक्कर चलाना है इस पे। एक तो जो बटन का टेक्स्ट है ना, वो मैं चाहता हूं कि जो हेडर में बटन लगाया ना हमें, उधर बटन का आए हेडर बटन, जो फूटर में बटन लगाया उधर लिखा है फूटर बटन।
तो या जो ऐप में लगाया तो उसका लिखा है ऐप बटन, तो हम भेजेंगे बटन को एक प्रॉप भेजेंगे, उसका नाम है टाइटल। क्या नाम रख दें उसका? टाइटल। और उसकी वैल्यू हम भेज देंगे ऐप बटन, क्योंकि इसको आपने ऐप में कॉल किया ना। अच्छा, फिर और हमने बटन किस उधर कॉल किया था? हेडर में, तो इधर से भी टाइटल भेजेंगे, उसकी वैल्यू क्या रखेंगे? हेडर बटन। अच्छा, अब बटन जो है एक प्रॉप रिसीव करेगा, उसका नाम क्या है? टाइटल। तो सक्सेस की जगह पे हम क्या लिख देंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे करली ब्रेसिस। जब भी हमने HTML में जावास्क्रिप्ट लिखनी है ना, तो करली ब्रेसिस, ये स्टैंडर्ड है। तो पहले हमने सक्सेस इधर लिखा हुआ था, दोनों जगह पे क्या आ रहा था? सक्सेस ही आ रहा था, इधर भी और उधर भी। अगर अब हमने चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम props डॉट टाइटल। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है? ऐप बटन, और यहाँ पे क्या आ रहा है? हेडर बटन। क्यों? क्योंकि उधर प्रॉप जब हमने उसी कंपोनेंट को हेडर से कॉल किया था तो प्रॉप क्या भेजी थी? हेडर बटन। और जब इधर से कॉल किया तो प्रॉप क्या भेजी थी? ऐप बटन। समझ आ गई बात? तो ये हमारी लॉजिक बन गई। उसके बाद अब कलर की साइंस चलाएंगे, ठंडी खाओ। अच्छा, अब कलर की साइंस चला देते हैं, मौका आ गया। अब जिस तरह टाइटल भेजा है, ऐसे अगर मैं कलर भेज दूं, भेज सकता हूं? ऐसे कलर भेज सकता हूं ना उसको, और उसका कलर हम भेज दें ऐप में से, कलर कौन सा भेजें? ब्लैक भेज दें। ब्लैक तो उसका टाइटल भी होगा ना, वाइट है टाइटल, ब्लैक भेज दिया। और हेडर में से क्या कलर भेज दें? पिंक कर दें। चलो, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। अच्छा, अब प्रॉप में हमें टाइटल आ रहा था, वो हमने दिखा दिया। अब कलर लगाना है, तो स्टाइल के अंदर हम डबल ये और बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और जो कलर आ रहा है वो मेरे पास कहां पे आ रहा है? props डॉट कलर। इधर ब्लैक हो गया और इधर पिंक हो गया। हेडर से पिंक भेजा था, उल्टा कैसे हो गया? तो हमने क्या किया, यहां से प्रॉप में से वो कलर वाली प्रॉप को, मतलब इधर हम हार्ड कोड वैल्यू करें तो दोनों जगह एक ही हो जाएगी ना। तो हार्ड कोड करने के बजाय हमने क्या कर दिया? props डॉट कलर, जो पीछे से कलर आएगा। अब एक दफा बटन को कॉल किया, उधर से हमने और कलर पास किया, दूसरी जगह किया और आया। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, हमने इसको प्रॉप भेजी है यहाँ से टाइटल ऐप बटन, तो इधर से भेजी है टाइटल। अगर हम एक जगह कॉल करते हुए एक प्रॉप नहीं भेजते तो फिर क्या होगा? एक कंपोनेंट में भेजा, एक कंपोनेंट को कॉल, मतलब एक कंपोनेंट टाइटल ले रहा है, लेकिन एक दफा मैंने उसको कॉल किया, टाइटल दे दिया, दूसरी दफा कॉल किया, टाइटल नहीं दिया। तो जब नहीं दिया तो फिर क्या आएगा? फिर यहां से ये देखो खाली बटन आएगा। जब दिया है तो वो उसका आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर अगर एक कंपोनेंट ने प्रॉप रिसीव किए तो फिर आपने प्रॉप पास भी करनी है। सही है? तो अब आपने अब आप डायनामिक कंपोनेंट बना सकते हो ना। समझो एक सर्विसेज का आपने कार्ड बनाया, ये कार्ड बनाया सर्विसेज का। अब ये इसका सारा डिजाइन तो सेम है, क्या क्या चेंज है? कलर चेंज है, मतलब टाइटल ये चेंज है, और इमेज चेंज है, और इस तरह की चीजें चेंज है। तो उसको हम मैनेज करने के लिए क्या करेंगे? ये आइकन चेंज कर लेंगे और साथ में ये टाइटल भी चेंज कर लेंगे। सही है? मतलब आप प्रॉप पास कर सकते हो ना, इमेज की ये प्रॉप है और ये इसकी ये प्रॉप है, इसकी ये प्रॉप है। जो एक ही कंपोनेंट 5 दफा कॉल किया उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉप जाएंगी, तो वो वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट शो हो जाएंगी। सही है? ऑल गुड? कर लेंगे मैनेज इसको। अब आपने क्या बनाना है, घर जाके
पोर्टफोलियो वेबसाइट, वो इस वीक में आपने सबमिट करनी है और वो रिएक्ट में बनानी है। सही है, चलें अल्लाह।